स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको मैंने पहले ही बोला था कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो कई सारे ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा समय समय पर जो कि पॉलिटिक्स से थोड़ा रिलेटेड होंगी। तो उन्हीं में से ये वाला वीडियो है। बेसिकली क्या है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संदेश खाली एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि कल अगर आपने देखा होगा पीएम मोदी ने भाषण के दौरान यह कहा, द स्टॉर्म ऑफ संदेश खाली विल रीच एवरी पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो उसके बारे में तो हम देखेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला है, लेकिन इस पूरे कंट्रोवर्सी की जो सबसे बड़े किरदार है ना शेख शाहजहां, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या हुआ था कि हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ साफ निर्णय दे दिया था, ऑर्डर दे दिया था वेस्ट बंगाल पुलिस को कि आप इनकी जो कस्टडी है वो सीबीआई को सौंप दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल पुलिस इसे रेसिस्ट कर रही थी और आरोप लग रहा था वेस्ट बंगाल पुलिस पर कि वो शेख शाहजहां को काफी सारी लिवरेज दे रही है। मतलब अगर वो अरेस्ट करना चाहते शेख शाहजहां को बहुत पहले कर सकते थे, लेकिन फाइनली उन्होंने किया, लेकिन अब वो सीबीआई को नहीं सौंप रहे हैं। लेकिन अब जाकर खबर आई है फाइनली सीबीआई गेट्स शेख शाहजहां, बंगाल पुलिस हैंड्स ओवर कस्टडी आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। तो इसी पूरे मुद्दे को लेकर हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के पूरे पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे पिछले 55 सालों में तो कई सारे टर्निंग पॉइंट्स आए हैं। वो टर्निंग पॉइंट की हम बात करेंगे और अभी ये इतना मायने क्यों रखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन का बैच है जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलेगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जब मैं संदेश खाली कहता हूं तो शायद आप में से बहुत से लोग होंगे जो पता नहीं होगा, लेकिन आपको देख सकते हो ये जो वेस्ट बंगाल का मैप है इसका एकदम ईस्टर्न वाला पार्ट, यहां पर अगर आप देखिए तो ये है आपका नॉर्थ 24 परगना। इसका जो पूरा बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर, वो बांग्लादेश के साथ जुड़ता है। तो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नॉर्थ 24 परगना में अब लेफ्ट साइड में देखिए, ये आप देख रहे हो, ये आपका बॉर्डर है वेस्ट बंगाल और जो है बांग्लादेश का, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है। और यहीं पर जस्ट इसके पास में आप देखिए यहां पर ये गांव है, दैट इज संदेश खाली। और ये कोलकाता से कोई बहुत दूर नहीं है, यहां पर अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो यही संदेश खाली यहां पर जो जगह है पूरी कंट्रोवर्सी हो रखी है। बेसिकली वहां पर बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने डायरेक्टली आरोप लगाया था, वहां का जो लोकल लीडर है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का लीडर है शेख शाहजहां, कि उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया है बहुत सारी महिलाओं पर। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियोस बनाए हुए थे, मैंने आपको उसमें बताया भी था कि कैसे यहां पर जो ईडी है वो एक राशन स्कैम से पूछताछ करने के लिए शेख शाहजहां से मुलाकात करने गई थी संदेश खाली। लेकिन उसके कई लोगों ने बताया जा रहा है कि जो सीआरपीएफ की टीम थी, जो ईडी की टीम पर, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। तो इसी पूरे मामले को देखते हुए आप देख सकते हो फाइनली जो शेख शाहजहां है उसको अरेस्ट कर लिया गया और पिछले हफ्ते ही किया गया। इनफैक्ट पिछले 55 दिनों से वो लगातार फरार था। फरार क्या था, बहुत से लोगों का कहना था कि वो एक सेफ हाउस में छुपा हुआ है, अगर पुलिस चाहती तो आराम से उसको अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन फाइनली जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उन्होंने यहां पर साफ साफ एक निर्देश दिया वेस्ट बंगाल पुलिस को कि आप उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करिए। और फाइनली अब जाकर वो अरेस्ट हुआ है। उसको वहां पर लोकली जो है भाई करके जो लोग हैं वो बुलाते थे। खैर, यहां पर अरेस्ट के बाद जो शेख शाहजहां है उसको टीएमसी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया फॉर 6 ईयर्स। ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। लेकिन इन सारे चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि जो शेख शाहजहां ये जो पर्सन है, एक तो उसके ऊपर महिलाओं ने आरोप लगाया सेक्सुअल असॉल्ट का, फिर दूसरा आरोप उसके ऊपर यह भी है कि उसने गांव में बहुत सारे विलेजर्स के जो जमीन है उसको अपने हाथ में ले लिया था, ग्रैब कर लिया था और यहां पर लोगों को मारता था। अगर जो लोग अपनी ही जमीन के लिए जाना चाहते थे, उसको लेना चाहते थे, उनको और ज्यादा टॉर्चर करता था। तो बहुत सारे आरोप शेख शाहजहां पर लगातार लगे हुए हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उसको वेस्ट बंगाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन यहां पर कई सारे पिटीशंस डाले गए कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर कि देखिए, अगर वो शेख शाहजहां वेस्ट बंगाल कस्टडी में रहेगा, पुलिस के कस्टडी में रहेगा, तो सही तरीके से यहां पर जांच नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस का ही पर्सन है और यहां पर जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो कभी भी शेख शाहजहां के खिलाफ नहीं जाएगी। और इसीलिए फाइनली क्या होता है कि यहां पर जो डिवीजन बेंच है विच वाज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट टीएस शिवगणनम,
उनको उनकी तरफ से ये ऑर्डर आया, डिवीजन बेंच मतलब कि 2 जजों की बेंच से ये ऑर्डर आया कि शेख शाहजहां की जो कस्टडी है, और देखिए ये मैं बात कर रहा हूं ट्यूसडे की, जस्ट जो आज तो क्या है थर्सडे है, तो ट्यूसडे को क्या हुआ है, मंगलवार को सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि जो शेख शाहजहां की कस्टडी है वो वेस्ट बंगाल से पुलिस से हटकर चला जाना चाहिए सीबीआई के पास। तो सीबीआई उसको अरेस्ट करने वाली थी और ये टाइम दिया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा 4:30 बजे तक, ट्यूसडे तक। लेकिन क्या होता है कि सीबीआई जाती है स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर, लेकिन उसको स्टेट पुलिस ने हैंडओवर नहीं किया। स्टेट पुलिस का कहना था कि देखिए जो पार्टी है, टीएमसी पार्टी है और जो राज्य सरकार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस निर्णय को चैलेंज किया है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, हम शेख शाहजहां को आपको नहीं सौंपेंगे। इसी को देखते हुए फाइनली क्या होता है कि यहां पर जो सीबीआई है वो वापस से कलकत्ता हाई कोर्ट जाती है और कहती है कि देखिए आपके ऑर्डर के बावजूद भी जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है उन्होंने शेख शाहजहां को हमें नहीं सौंपा है। तो देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने वापस से फैसला सुनाया और कहा कि देखिए आपको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में आपने स्पेशल लीव पिटीशन डाला था कि शेख शाहजहां को वेस्ट बंगाल की पुलिस के साथ ही रखा जाए, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने वापस से निर्णय दिया और कहा कि वेडनेसडे को शाम 4:30 बजे तक शेख शाहजहां की जो कस्टडी है वो सीबीआई के पास आ जानी चाहिए। और फाइनली क्या होता है कि कल शाम को जो है करीब 6:40 पर जो वेस्ट बंगाल पुलिस है उन्होंने शेख शाहजहां की जो कस्टडी है वो सीबीआई को सौंप दी। और यहां पर सौंपने से पहले जो सीआईडी की टीम है वेस्ट बंगाल पुलिस की, उन्होंने हॉस्पिटल भी उसको ले गए थे, स्टेट रन हॉस्पिटल, और वहां पर उसका मेडिकल चेकअप वगैरह भी हुआ था। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये सारी चीजों से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि वेस्ट बंगाल पुलिस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि शेख शाहजहां जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कस्टडी में आ जाए, लेकिन फाइनली वो आ चुका है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो एलिगेशंस लगे हैं शेख शाहजहां के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू होने जा रहा है लोकसभा चुनाव में, जैसा मैंने आपको बताया। और ये आप देख सकते हो यहां पर हेडलाइन, पीएम मोदी मीट्स संदेश खाली वुमेन हु अलेज सेक्सुअल असॉल्ट बाय शेख शाहजहां। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो सामने आई और उन्होंने बताया कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, असॉल्ट किया गया शेख शाहजहां के। तो बताया ये जा रहा है कि पीएम मोदी वहां पर रैली करने गए थे, क्योंकि चुनाव ऑलरेडी आपको पता है सीजन आ रहा है लोकसभा चुनाव का। तो उसी समय क्या होता है कि वो उन महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनकी जो गुहार है उनको सुनते हैं, ऐसा अभी तक पता चला। कोई पिक्चर वगैरह सामने नहीं आए, ऑब्वियस सी बात है उन महिलाओं का सवाल है, और अगर पिक्चर आती भी तो मैं यहाँ पर उसको पब्लिश नहीं करता। खैर, यहां पर पीएम मोदी रैली के दौरान देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने हिट आउट किया ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हुआ है संदेश खाली में, इट इज अ मैटर ऑफ शेम, द टीएमसी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। लेकिन साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि देखिए टीएमसी पार्टी जो है उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। और जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट आया पीएम मोदी का वो ये था, द स्टॉर्म ऑफ संदेश खाली विल रीच एवरी पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है कि यहां पर पीएम मोदी का स्टेटमेंट आता है और इसे साफ दिखता है कि बीजेपी इसको चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। और इसी को देखते हुए यहां पर फिर ममता बनर्जी की तरफ से की जो पार्टी है टीएमसी, उन्होंने ये कह दिया कि 10 मार्च को हम एक महारैली, जो परेड ग्राउंड है आई थिंक शायद कलकत्ता में, जो आपका एक मैसिव रैली जो है वो आपका निकाला जाएगा टीएमसी के दौरान। तो अब वो देखना होगा कि 10 मार्च को एग्जैक्टली क्या होता है, कितनी बड़ी रैली निकलती है। लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उसमें दिखाना चाहेंगी कि जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो उनके साथ एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। खैर, अब मैं आता हूं यहां पर इससे रिलेटेड पॉलिटिक्स पर। अगर आप देखोगे इस समय प्रेजेंट में जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनका अगर एक सबसे बड़ा अगर आप वोट बैंक कह सकते हैं तो वो है फीमेल वोटर्स, क्योंकि बड़ी संख्या में जो फीमेल वोटर्स हैं वो वोट देती आ रही हैं ममता बनर्जी को। और उनके द्वारा कई सारे स्कीम्स भी लाए गए हैं, जैसे कि लक्ष्मी भंडार जो स्कीम है, उसके तहत हर एक महिला को हर महीने 1000 रुपए दिया जाता है उनके अकाउंट में। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब और ट्राइबल वुमेन हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, उनको 1200 रुपए दिए जाते हैं। तो एक तरह से जो फीमेल वोटर्स हैं वो एक बहुत बड़ा चंक हैं ममता बनर्जी की जीत के लिए। लेकिन यहां पर जो भी कुछ संदेश खाली में हुआ है और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं अब उनको भी डर होगा और टीएमसी पार्टी को भी डर होगा कि कहीं यहां पर जो वुमेन वोटर्स हैं वो उनसे छिन ना जाएं।
क्योंकि अभी तक तो देखिए 1960 से जो भी नक्सल मूवमेंट चला था वेस्ट बंगाल में, बहुत सारे वॉयलेंस देखने को मिले थे। तो अभी तक शायद लोग इस चीज को नजरअंदाज कर रहे थे, क्योंकि जो भी अभी कुछ हो रहा है, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे जब भी चुनाव आता है वेस्ट बंगाल में, और कई बार हमने इस चीज को कवर किया है। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी जो टीम है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं बड़ी संख्या में, वो भेजी गए हैं। और साथ ही साथ इनफैक्ट अभी मैं देख रहा था इलेक्शन कमीशन ने भी ऑर्डर दिया है साफ साफ वेस्ट बंगाल के अंदर उनके गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, क्योंकि वो जो है एक तरह से जब चुनाव का समय आएगा तो वो सभी इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा है कि जो भी चुनाव होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर तरीके से होना चाहिए। तो अक्सर वायलेंस देखने को मिलता है। खैर, वायलेंस एक तरह से आप कह सकते हो बंगाल पॉलिटिक्स का एक पार्ट बन चुका है, एंड जो लोकल पुलिस है उसको एक तरह से पावरलेस करने की कोशिश की गई है, और यहां पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो काफी एक तरह से मजबूत हो गए हैं, और इसीलिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। क्योंकि जब तक आप इंस्टीट्यूशन को, जब तक आप पुलिस को पावर नहीं दोगे, तब तक वॉयलेंस नहीं रुक सकती। अगर आप सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही मजबूत करते जाओगे, पॉलिटिशियंस जो जैसे चाहेंगे वैसे ही करेंगे, तो वही प्रॉब्लम इस समय आपको वेस्ट बंगाल में मिल रही है। खैर, अगर हम वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स की बात करें पिछले 55 साल की, तो कई सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जो नक्सलाइट वॉयलेंस स्टार्ट हुआ था 1960s में। इसकी वजह से क्या हुआ, वेस्ट बंगाल को बहुत भारी नुकसान हुआ था। बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो वेस्ट बंगाल छोड़कर जाने लगे। आपने सुना होगा अक्सर आदित्य बिरला के बारे में। आदित्य बिरला ही वाज वंस बंगाल्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग बिजनेस लीडर, लेकिन वॉयलेंस की वजह से उन्होंने जब अपना पूरा हेडक्वार्टर है, जो फैमिली होम है, वो शिफ्ट कर दिया बॉम्बे में। उस समय 1960 में मुंबई में उसको शिफ्ट कर दिया कैलकाटा से, तो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। फिर इसके साथ साथ क्या है कि उस समय जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे सिद्धार्थ शंकर रे, कहीं ना कहीं लोग उनसे खुश नहीं थे, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही थी। इसको देखते हुए फाइनली यहां पर जो लेफ्ट फ्रंट का रूल है वो सामने आता है 1977 में, और ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये दूसरा टर्निंग पॉइंट था, जो लेफ्ट पार्टी का रूल था। और लेफ्ट पार्टी ने भी करीब 34 ईयर तक रूल किया है पूरे वेस्ट बंगाल में, और वो तो ऐसा दौर था जिसमें एक्सट्रीम वायलेंस आप कह सकते हैं, मतलब खून से, मतलब आप कह सकते हैं हर समय जब भी कोई चुनाव होता था अक्सर वायलेंस देखने को मिलता था। ये फैक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि कोई मैं अपनी तरफ से बनाकर बोल रहा हूं। ये वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे। आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन फिर फाइनली क्या होता है कि तीसरा टर्निंग पॉइंट आता है वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स में, जब लेफ्ट फ्रंट का जो रूल है वो फाइनली खत्म होता है, और जो ममता बनर्जी हैं, उनकी जो पार्टी है टीएमसी, उसका आपको राइज देखने को मिलता है। स्पेशली आपको याद होगा ममता बनर्जी ने जो पूरा एजिटेशन छेड़ा था नंदीग्राम और सिंगूर को लेकर, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लेफ्ट रूल है उसको एक बहुत बड़ा झटका मिला। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम देखिए क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट रूल जब खत्म हो रहा है वेस्ट बंगाल में और ममता बनर्जी का जो रूल आ रहा है, इसकी वजह से जो वायलेंस की पॉलिटिक्स थी वो शायद खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर ऐसा देखने को मिला कि बहुत सारे जो लेफ्ट के कार्डर्स हैं वो लेफ्ट सीपीआईएम की जो पार्टी है उसको छोड़कर वो टीएमसी ज्वाइन करने लग गए, और अल्टीमेटली यही आज के डेट में देखने को मिलता है कि चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, या फिर लोकसभा का इलेक्शन हो, हर एक इलेक्शन में मर्डर और ब्लड जो है वो अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि क्या ये जो संदेश खाली है, क्या ये चौथा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स में? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप देखिए जो पिछला वाला लोकसभा चुनाव था 2024 का, उसमें अगर आपको याद हो तो बीजेपी का अच्छा खासा राइज देखने को मिला था। शायद किसी ने सोचा नहीं था कि बीजेपी को है इतना सीट मिल जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं 2024 कह रहा हूं, 2019 के लोकसभा में आपको याद हो टीएमसी जो है उसको 43% वोट मिला था, और उन्होंने 22 सीट्स जीता था फ्रॉम 42 सीट्स, 42 सीट्स में से। और वहीं बीजेपी को भी करीब 40% वोट मिला था, और बीजेपी ने लगभग 18 सीट्स जीता था, और बाकी का जो 2 सीट है वो कांग्रेस ने जीता था। और लेफ्ट को तो कोई सीट मिला ही नहीं था, क्योंकि इतना लोगों में भय हो गया लेफ्ट को लेकर, लेफ्ट फ्रंट को लेकर, कि उन्होंने कोई वोट ही ऑलमोस्ट, मतलब एक भी सीट नहीं दिया उन्होंने। तो ये सिचुएशन थी। अब देखना होगा कि 2024 के इलेक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है। अब जब मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं, आपने देखा ही होगा मैंने कल एक डिटेल वीडियो बनाया था, नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। यहां पर जो अभिजीत गंगोपाध्याय जी हैं, हाई कोर्ट के जज थे, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने जस्ट अभी रिजाइन कर दिया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और
वो एक तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं ये भी मुझे देखने को मिला कि बहुत सारे जो लोग हैं वेस्ट बंगाल में, वो काफ़ी मानते भी हैं एक तरह से अभिजीत गंगोपाध्याय को, ठीक है? एक तरह से अब देखना होगा कि अल्टीमेटली ये जो पूरा पॉलिटिक्स है वो किस दिशा में जाता है। बट आई होप कि संदेश खाली को लेकर ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ था, उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं जो वेस्ट बंगाल में गंगा नदी आती है, जहां से एंटर करती है, वो कौन सा जगह है? किस जगह के पास से गंगा नदी एंटर करती है वेस्ट बंगाल में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।